नमस्ते आप सभी का नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पथिकृत पाइन जी। और मैं स्वागत कर रहा हूं उनका और आप सभी को याद दिला रहा हूं कि कल से राष्ट्रीय महाकुंभ आरंभ हो रहा है और मैं आप सभी का वहां स्वागत करता हूं। जो लोग उपस्थित ना हो पाए वे कृपया लाइव टेलीकास्ट अवश्य ज्वाइन करें। सवेरे 10 बजे माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो पथिकृत जी स्वागत है आपका। कल काफी कुछ हुआ ब्रिक्स में, चाइना के साथ बायलैटरल भी हुआ, कजान डिक्लेरेशन भी हुआ। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर प्रणाम पहले आपको और आपके दर्शकों को। पहली चीज तो ये है कि जो भी हुआ ये जो एक डिसएंगेजमेंट का माहौल एक तैयार हुआ है गलवान में, तो इसमें भी पूरे पूरे बॉर्डर में, सिर्फ गलवान में नहीं, तो इसमें नो डाउट इसमें प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन का एक रोल तो रहा है, तो दैट इज प्रीटी क्लियर। और इसमें ये भी सही है कि बोथ चाइना एंड इंडिया दोनों ने पेशेंस दिखाया, रेसिलियंस दिखाया, मैच्योरिटी दिखाया। और इस वजह से ये एक टेम्पलेट है दूसरे देशों के लिए कि एक डिस्प्यूट को ताकि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने से बचाया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज है ये जो बायलैटरल हुआ इंडिया और चाइना के बीच, इसमें जैसे होता है कि नॉर्मली अच्छी चीज ही बोला गया है, इंडिया की काफी तारीफ चाइना ने किया है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो भी सिचुएशन हुआ, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जो ग्लोबल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये थोड़ा सा पुश किया है इंडिया और चाइना को कि जो एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस है वो रहेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा। स्टेटस क्वो के ऊपर थोड़ा काम करे, और जो एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस इंडिया और चाइना के बीच है, जैसे कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म चाहिए, जैसे कि ये यूनिलैटरल सैंक्शंस के खिलाफ दोनों ही काम करते हैं, जैसे कि ये जो स्विफ्ट या डॉलर को वेपनाइज किया जाता है और सैंक्शंस लगाया जाता है, उसमें दोनों देश ने भुगते हैं। तो इसीलिए जो एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस है उसके ऊपर काम करने के लिए शायद प्रेसिडेंट पुतिन ने भी जोर लगाया है। और चाइना ने ये भी देखा है, चाइना देखिए ये जो भी हुआ इसमें, जैसे मैंने कहा, दोनों देश की मेच्योरिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी इन दोनों ने कम्युनिकेशन को पूरा डिसबैंड नहीं किया, तो मिलिट्री लेवल, कमांडर लेवल मीटिंग और डिप्लोमेटिक लेवल मीटिंग होता रहा। हालांकि हेड्स ऑफ स्टेट्स आर मीटिंग वंस फॉर फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 5 years। तीन चार चीजें हैं सर जिसके वजह से ये हो पॉसिबल है। पहली चीज तो ये है कि किसी को ना लगे कि सब कुछ एकदम हंकी डोरी हो गया है, हिंदी चीनी भाई भाई गले लग जाएंगे, सारे फौज वापस बैराक में वो चला तो गया अपने को अभी। करना भी नहीं चाहिए। विद वो चाइना कुछ यू नहीं, ऑलवेज हैव वो टू बी ऑन उसमें योर से गार्ड। उसमें से 1% भी कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली जो हो रहा है ये है, जो स्टेटस क्वो अप्रैल 2020 के पहले है, वैसे ही होने वाला है। उसमें पेट्रोलिंग दोनों तरफ, क्योंकि ये परसेप्शन ऑफ जो बॉर्डर लाइन है वो वैरी करता है, तो दोनों जो है वो पेट्रोलिंग में जाएंगे। कुछ कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स है जहाँ पे इंडिया का जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि अगर इंडिया चाहता तो उसको उड़ा सकता था, वो तो बहुत बड़ी चीज नहीं था, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ फ्यू टेंट्स। लेकिन इंडिया डिसाइडेड नॉट टू डू दैट, एंड दैट्स मैच्योरिटी। बट मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है, डी एस्केलेशन हो रहा है, थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट भी हो रहा है, लेकिन डीमोबिलाइजेशन और डी इंडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है मैन फॉर मैन डिप्लॉयमेंट, मिलिट्री और मशीन फॉर मशीन डिप्लॉयमेंट वो वैसा ही रहेगा। डी एस्केलेशन विल नॉट लीड टू डीमोबिलाइजेशन। मिलिट्री बराक में वापस नहीं जा रहा है, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट जैसा था वैसा ही रहेगा, और दैट विल रिमेन अ वेरी एक्टिव बॉर्डर, इफ नॉट अ हॉट बॉर्डर। तो काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हॉट बॉर्डर तो रहेगा। इट्स एन एक्टिव, लाइक एलओसी एलएसी में भी गार्डिंग रहेगा, वो पहले जैसा सिचुएशन नहीं होगा। इसमें चाइना का भी कंपल्शन कुछ है। एक तो है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, कि वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का मार्केट जिस तरह से उसको उसको देख के इनका पूरा कैपेसिटी बिल्डअप इन द चाइनीज इकोनॉमी हुआ था, उसमें दे रियलाइज नाउ दैट दैट मार्केट इज श्रिंकिंग, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यूएस के अंदरूनी बहुत प्रॉब्लम्स है, टैरिफ बैरियर्स लगाएगा, अगर ट्रंप आएगा तो और भी लगाएगा। तो दे कैनॉट अफोर्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स विद इंडिया। दूसरी चीज है, 4 साल में इंडिया ने तो दिखा दिया है
कि लद्दाख में अगर कुछ शुरू होता है इससे ज्यादा, तो वो लद्दाख में खत्म नहीं होगा, इट विल एंड समवेयर एल्स। तो आई थिंक चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1949 एक जगह पे जाके फिर डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है। इसके पहले इन्होंने मुझे नहीं लगता कभी किया है। इसका मतलब है देयर इज अ रियलाइजेशन कि बॉर्डर में ये लोग जो भी किया है, दे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक इट फॉरवर्ड, नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पिछले कुछ सालों में हुआ है, और ये जितना भी 10 साल में सर सबसे बड़ी ट्रिगर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। ट्रिगर पॉइंट जो था ये सारे प्रॉब्लम्स का, ये था कि नेहरू के जमाने से हमारी जो स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी था, जिसमें यह था कि हम, ताकि दुश्मन अंदर आ ही ना सके इसलिए बॉर्डर में कुछ बनाओ ही मत, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही मत बनाओ। तो उसमें देयर वाज अ मेजर शिफ्ट दैट हैपेंड आफ्टर मोदी जी केम इन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत, मतलब जो द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन, इट्स अमेजिंग। तो दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, और वो जाके दौलत बेग ओल्डी में जो एयर स्ट्रिप है जिसको एक्टिवेट किया है कुछ साल पहले, वहां पे C-130 AN-32 का प्लेन लैंड किया था एयरफोर्स का। हाँ, वो और दौलत बेग मोबिलाइजेशन, ओल्डी BBO। हाँ, या तो मोबिलाइजेशन कैपेसिटी इंडिया का आज जो है वो टर्न अराउंड टाइम इज अराउंड जस्ट 2 डेज। पहले वो 6 महीने, वो जो ऑपरेशन पराक्रम हुआ था 1999 2001 में, वो पार्लियामेंट अटैक के बाद वो 6 महीने लग गया था, अभी 2 दिन में होता है। सो DSDBO जो है, जो दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ था, इसमें चाइना फेल्ट अलार्म्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एक्सेसिंग, ये उनके परसेप्शन की बात है। उसके बाद उनको लगा कि ये जो काराकोरम पास से CPEC कॉरिडोर आ रहा है, और शिंगजियांग प्रोविंस, दैट विल बी एंडेंजर्ड। दैट इज व्हाई दे ट्राई टू डू दीज थिंग्स। बट एट द सेम टाइम पिछले 4-5 साल में उनको पहले लगा था कि मोदी, अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया विल बिकम अ प्रॉक्सी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और लैकी बन जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है। द काइंड ऑफ स्टैंड इंडिया टुक, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिचुएशन में, उस लिहाज से अगर देखा जाए, उस तरह के जो वक्तव्य रखा गया, द काइंड ऑफ एक्सपोज ऑफ द वेस्टर्न हिपोक्रेसी जो इंडिया ने किया है, वो चाइना भी आर्टिकुलेट तरीके से कभी कर नहीं पाया था। और जिस तरह से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के ग्लोबल साउथ हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इंडिया एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वेस्ट, चाइना बहुत टाइम से चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया। सो दैट इज सो इसमें एक चीज है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एडमिरेशन आल्सो विद इन चाइना ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी का। मैं देख रहा था किसी ने ट्विटर में दिया है कि चाइना में मोदी जी को कहा जाता है लाओशियान, इसका मतलब होता है ओल्ड एंड इमॉर्टल। तो द वे ही हैज, तो एक तो है चाइना विल ट्राई टू प्रोजेक्ट कि अरे ये फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस की ये तो इंडिया ने जबरदस्ती करवाया, उसमें हमारा ही जीत है, बट ऐसा नहीं है। फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन इज समथिंग एल्स, उनके लिए इट वाज नीडेड। अदर इंपॉर्टेंट 2 इश्यूज मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। चाइना की इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, उनका 30% ऑफ द GDP कम्स फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर, विच वाज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट, जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गया है कि देयर एक्चुअल GDP फिगर्स में कितना है किसी को नहीं पता। ऑफिशियली बोला जाता है $18 ट्रिलियन। इट्स नॉट दैट रेसिलिएंट। डेट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। 300% ऑफ GDP उनका डेट है। और उन बोथ ऑफ देम एक्चुअली वांट कि ब्रिक्स का जो पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम है, उसमें इस बार अनाउंस होगा कि नहीं, मुझे अनाउंस हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन इट, वेरी सून हो सकता है। सो इफ दे हैव टू मेक ब्रिक्स सक्सेसफुल, then they can't keep on having this problem going on. It was becoming counterproductive for China. चाइना जो सोचता था कि आप साइकोलॉजिकली ओवरवेलम कर दोगे इस देश, किसी देश को, फिर वो घुटने में आ जाएगा, फिर एक्सेप्ट कर लेगा, वो इंडिया के साथ हुआ नहीं। तो दे रियलाइज कि ठीक है, फॉर द टाइम बिंग लेट्स मूव बैक। बट इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक के ऊपर बैन चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कल से ऑटोमेटिक रूट में FDI चाइना से आएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो सर्वेलेंस है, जो रेडीनेस है, वो रहेगा जैसा था। इट जस्ट बोथ कंट्रीज मैच्योरली डिसाइडेड दैट लेट्स रिड्यूस टेंशन फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग कहना इंपॉर्टेंट है, और ये भी इसके लिए थैंकिंग प्रेसिडेंट पुतिन तो इम्पोर्टेंट है, बट इसके लिए अमेरिका को भी थैंक देना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, आपको याद है मैंने कहा था कि भाई अमेरिका विल अचीव द इम्पॉसिबल। हाँ, तो अमेरिका को मतलब ऐसे प्रणाम करना चाहिए कि आप ही कर सकते हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप ही कर सकते हो। आपने बिल्कुल, जैसे ये तो सिचुएशन माहौल तैयार किया, और वो मोदी जी ने भी बताया कि डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेसी ऑन टेररिज्म, ऐसा उन्होंने कहा है।
और वो दैट वाज एन इंडिकेशन टू द अमेरिकन्स, प्राइमरीली द अमेरिकन्स एंड द कैनेडियंस, और किसी के लिए है ही नहीं। आपके देश में कुछ हिट करेगा तो वो टेररिज्म बन जाता है, और किसी और देश में हिट करेगा तो वो एक्टिविज्म हो जाता है। So that double standard is getting exposed. freedom freedom of speech. Freedom of speech. freedom freedom of उसमें expression. तो we had already discussed last time कि क्या है उनके. So frankly speaking, combination of various factors से a thaw has come. और but मैं सर ये भी कहना चाहता हूँ कि ब्रिक्स का ये जो भी सिचुएशन अभी है, ब्रिक्स से बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों को है, बहुत सारे देशों को एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ब्रिक्स को भी ये कोर्टशिप से ऊपर उठना पड़ेगा। ब्रिक्स इज एज ऑफ येट जस्ट अ सिंबॉलिक फोरम, हर साल एक मीटिंग होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ब्रिक्स को अगर सीरियसली लेना है, जो वो काम कर रहा है, इट हैज टू कम आउट विद द सेक्रेटेरिएट। अभी तक ब्रिक्स का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। अगर आप सर कल आप चाहोगे कि ब्रिक्स को मैं लेटर लिखूं, तो पीपल विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ब्रिक्स समिट, जो साल में एक बार होता है। तो ब्रिक्स अगर वो उसको कुछ करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ सेक्रेटेरिएट, तब जाके, अगर जिस दिन सेक्रेटेरिएट बन जाएगा सर, उस दिन 40 और देश खड़े हैं कि वो ज्वाइन करेंगे। सो दैट नेक्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स जो कर रहा है, जो प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा है कि दिस इज नॉट एंटी वेस्टर्न बट इट इज नॉन वेस्टर्न। इसमें एक इंपॉर्टेंट इशू यह है कि दे आर एनकरेजिंग ट्रेड इन लोकल करेंसी विथ अ ब्रिक्स पेमेंट मैकेनिज्म विच विल बी एन ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है, शायद ये हो जाएगा अभी। वी माइट सी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस गेटिंग एक्टिवेटेड। so there are a lot of positives, but इसका मतलब ये नहीं कि everything is hunky dory. I don't think Washington is happy. मैं आपको एक उदाहरण मैं पर्सनल देना चाहता हूँ। 2010 में when I was in S राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जो एनटीयू नैनियन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का था, तो उस टाइम there was a program going on. मैं उस टाइम वहाँ पे एमएस में के लिए गया था। तो उसमें there was an advisor of Condoleezza Rice, जो रिपब्लिक मतलब जॉर्ज बुश के गवर्नमेंट में थे, उनका एक एडवाइजर आए थे। तो दैट उनको उन्होंने कुछ स्पीच दिया अबाउट द ग्लोबल सिचुएशन। तो मैंने उनसे पूछा था कि वुड यू एवर प्रेफर अ सिचुएशन जहां पे इंडिया एंड चाइना विल कम टुगेदर? सो जिस तरह से असर्टिवली विद लॉट ऑफ एंगर उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था कि नेवर, तो मैं आज भी वो याद रखा हूं। सो आई डोंट थिंक मेनी इन द वेस्ट, स्पेशली इन वॉशिंगटन एंड पेंटागन, आर वेरी हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट। दूसरी चीज है, ये जो नैरेटिव वेस्ट में बना के रखा है कि पुतिन इज आइसोलेटेड, सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज, मोस्ट मेजर और कंट्रीज विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कमिंग टुगेदर इन कजान इन रशिया, और स्ट्रेटेजिकली पुतिन ने अपने आप को सेंटर में रखा, एंड ऑल अराउंड हिम आर अदर लीडर्स। तो कहाँ आइसोलेशन है? So combination of these two things, China and India at least, averting a major face-off, which is a great thing. And secondly, Putin showing that Russia is not isolated. I'm sure there will be a lot of jitters in the West, especially in America. मुझे लगता है फ्रांस तो फिर भी adjust कर लेगा. So I don't think वो वहीं ऐसे ही बैठे रहेंगे. They will try to create problems. Let's be अब आप ये देखें, जो जिस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, अब रशिया के लिए तो अब जितनी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर दी, उससे ज़्यादा क्या करेंगे? चाइना के भी दुनिया भर की सैंक्शंस लगा दी हैं, अब तो और क्या करेंगे? उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई वेट कर रहे हैं कि भाई वो ताइवान पे करे, तो अब उसके बाद क्या करेंगे? इंडिया को, तो हाँ, बाकी वो बचे लेकिन हम, नीडल बाकी इंडिया, बचे हम, बाकी बचे हम, बाकी तीन ही हैं मेन बचे हम। एक्चुअली तो देखा जाए। बाकी तो बेचारा साउथ अफ्रीका तो क्या करेगा, और आपका जो ब्राज़ील है वो भी क्या करेगा, और जो नए जो 4 आए हैं, इजिप्ट और इथियोपिया और सऊदी अरेबिया ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, यूएई और ईरान। तो ईरान से तो पंगा उसने पहले ही ले ही रखा है। तो हम ही बचते हैं एक, जिनका दोनों से कॉन्टैक्ट है और रिलेशनशिप है। तो इसमें तो सर यही है कि बाकी बचे हम, या तो वॉर या तो सिविल वॉर। अब वो जो फॉल्ट लाइंस को ये लोग कैपिटलाइज कर रहे थे, कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे फॉल्ट लाइंस के ऊपर काम का तो इसी यही कारण था। और एनर्की सिचुएशन तैयार करने का, कलर लेवल रेवोल्यूशन करने का बहुत दिन से चल रहा है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स इसको अवॉइड किया गया बाय वन सिंपल थिंग दैट मोदी गवर्नमेंट डिड, कि इन्होंने गोली नहीं चलाई। गोली चलाता तो इट वुड हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, चाहे वो एंटी सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे वो एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट हो।
प्रोटेस्टर्स में कुछ लीडर्स तो ये भी बोल रहे थे कि तो सर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, तो दे वर वेटिंग फॉर दैट टू हैपन। तो एनर्की तो कर नहीं पाया, बट वी कांट स्टिल रूल आउट पॉसिबिलिटीज ऑफ मेजर कम्युनल प्रॉब्लम्स और सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। कोशिश करेगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट कोशिश करेगा। पाकिस्तान को एड भी बढ़ा सकता है, बांग्लादेश को एड भी बढ़ा सकता है ऑन द कंडीशन कि भाई थोड़ा उंगली और करो। सो अगर आप देखेंगे इतिहास, फॉर द वेस्ट इट इज ऑलवेज बाइनरी। हमारे लिए ब्रिक्स इज नॉन वेस्टर्न अलायंस, मतलब नॉन वेस्टर्न फोरम है, इट इज नॉट अगेंस्ट द वेस्ट, ये वेस्ट के खिलाफ है ही नहीं। इंडिया स्टिल, अगर आज भी इंडिया को कोई वेपन सिस्टम्स को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कोलैबोरेट करना है, आज भी इंडिया या तो रशिया के ऊपर भरोसा करेगा या तो यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ही भरोसा करेगा। दे विल नॉट ट्रस्ट द चाइनीज। सो चाइनीज के ऊपर जो सेंसिटिव सेक्टर्स में अभी भी जो एम्बार्गो है, डिफैक्टो एम्बार्गो ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन सेंसिटिव सेक्टर्स, वो रहेगा। बट अमेरिका इस तरह से नहीं देखते। अमेरिका के सर्टेन सेक्शंस दे डोंट लुक एट इट दैट वे। They might look at it as an asset that India is the only country which is in good terms both with the West as well as China and Russia. So India can be a great intermediary. But उस तरह से सब नहीं देखते. They are looking at it as a binary. That India is now good friend of China. That means they are against us. That is the problem that we have to deal with. And इससे उभर के आना मुश्किल है for the US. वो ऐसा ही सोचता है. They may have $750 billion trade with China. But they want India to actually have a conflict with China. कल एक टीवी चैनल में some ex army officer general was saying कि अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता चाइना के साथ तो यूएस वुड हैव हेल्प्ड अस, सो हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप। तो मैंने सर यही कहा था कि हाँ ये सही है कि चाइना के साथ कुछ होता तो अमेरिका वुड हैव हेल्प्ड, और अमेरिका हेल्प किया था। गलवान के टाइम भी बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट सर्वेलेंस के तहत बहुत सारे डेटा दिया गया था। लेकिन चाइना के साथ अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता नहीं है और चाइना के साथ अगर हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, तो तब जाके वो पन्नू जैसे इश्यूज को लेके फिर उंगली करेगा, सेसेशनिज्म बढ़ाएगा। इज दैट द टेम्पलेट कि आइदर यू फाइट विद चाइना देन आई एम विद यू, एंड इफ यू डोंट फाइट विद चाइना देन आई विल क्रिएट अदर प्रॉब्लम्स। ये तो टेम्पलेट नहीं बन सकता। एंड दैट इज वेयर ये भी एक इशू है विच आई थिंक इट हैज रियली मेड द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वेरी अपसेट। ये जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ टेररिज्म, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया ब्रिक्स में उनके स्पीच में कि स्टैंडर्ड्स, the double standards on issue of terrorism. So that is where things have completely, I think it's a messaging. It's a messaging for the West also that look, we are not your adversary, but you cannot decide all the time what is good for the rest. So whether they evolve out of it or ये not, तो बिल्कुल सही है। ये तो आप याद हो डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में कहा था ना कि हाँ, Europe must come out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are yes, not Europe's problems. not their So problem. Europe is basically like the West. मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। Exactly that the statement. So West must stop thinking that West knows the best what is good for the rest. तो ये इनके लिए it is a nightmare to think any non-Western bloc is becoming successful. जिस तरह से इन्होंने डेवलपमेंट का एक टेम्पलेट बनाया कि you cannot be termed developed unless you co-opt the West. इसी हिसाब से एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर होता है और वो बिना वेस्ट के इंटरफेरेंस से हो रहा है, देन इट इज एन एनाथेमा फॉर देम, इट इज अ नाइटमेयर फॉर देम, एंड दे एबहोर इट, दे हेट इट बेसिकली, अनफॉर्चुनेटली, बट दे डोंट लाइक इट। सो ये ब्रिक्स के लिए ये एक टेम्पलेट दे हैव एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड, और इसी में इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ब्रिक्स अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज करता है अपने आप को कि यूएन जो एक भी डिस्प्यूट को रिजोल्यूट नहीं कर पाया, if Putin is involved in this, and I think both the countries, इतना तो देना बोलना पड़ेगा, both the Chinese and the Indian leadership showed maturity, continued communication. Problems है, no one denies that, but they prevented the dispute from taking the shape of a major conflict. और उसके लिए ये भी ऐसा नहीं कि इंडिया फूल लेकर गया और चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया showed the military capability that if something happens in Ladakh, it will end somewhere else. So ये भी एक कारण है that China realized that you cannot push. India is not a pushover. ये realize करवा गया है। और at the same time we do realize that China, वो तो चाइना को ये भी रियलाइज करवाया गया है कि भैया लद्दाख में तुम हमसे फाइट नहीं कर सकते। योर मिलिट्री पर्सनल, आपकी मिलिट्री हार्डवेयर मे बी गुड, बट योर मिलिट्री पर्सनल आर सिंपली नॉट गुड इनफ। इन कॉन्स्क्रिप्ट से आप हमारे जो है हार्डेंड
एंड वेल हाँ ट्रेन्ड मिलिट्री पर्सनल से नहीं लड़ सकते, ये चाइना को एब्सोल्युटली रियलाइजेशन करवा दिया गया। 100%, वो उसमें तो कोई दोराय है नहीं। दूसरी चीज है, दो चीज सर मैं ऐड करना चाहता हूँ। एक तो चाइना के जो चोक पॉइंट्स है, वहां पे जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इंडिया ने किया है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था। मैं दो चीज ऐड करना चाहता हूँ। पहली चीज है कि ये जो प्रॉब्लम चाइना का था और है भी कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी उनके होते नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो ऑन देयर साइड। फॉर एनी एयरक्राफ्ट टू गो अप, वो 50% से ज्यादा पेलोड लेके उठ नहीं सकता। बस दैट 30% है, प्रॉब्लम एट नॉट इवन 50, इट्स नॉट 30%। इवन 50%। दैट इज वन इशू। सेकेंड ये है कि हमारे बैटल सारे के हार्डन सारे तो नहीं। प्लेन से उड़ते हैं, हमारे प्लेन से उड़ते हैं, हाँ 100 मीटर 200 एब्सोल्युटली मीटर से। वो पूरा एक एब्सोल्युटली। लाइन बनी हुई है। दूसरी अदर चीज जो देन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी दूसरी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि उनके लिए यह था कि चलो अगर लड़ाई भी हो जाए, टिल द टाइम इट इज रेस्ट्रिक्टेड इन तिब्बत। तो तिब्बत तो उनके लिए ज्योग्राफिकली उनका है, मतलब पॉलिटिकल मैप से, लेकिन तिब्बत में लोगों को कुछ नुकसान होता है तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। सो आई थिंक द मैसेजिंग बाय दीज जो आईसीबीएम्स का टेस्ट इंडिया ने किया, या एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम, या उसके बाद मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जिसमें 10 वॉरहेड्स होता है एक मिसाइल में, आई थिंक द मैसेजिंग हैज बीन गिवन दैट बॉस, with all due respect, we respect your growth, but we can reach Shanghai and Shenzhen also. The moment that messaging became very clear, उनके तो वहां के पब्लिकेशंस में ये भी लिखा है कि पूरे अरुणाचल में, अब तो थोड़ा पता नहीं बड़ा चढ़ा के बोल रहा है कि नहीं, कि उन्होंने लिखा है कि वो 1000 से ज्यादा ब्राह्मोस डिप्लॉय करके रखा है इंडिया, इस तरह की भी। सो देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ, उनके साइड में देर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चलता रहेगा, इंडिया भी कर रहा है जितना कैपेसिटी, जितना करना है कर रहा है। लेकिन उनके लिए टू पुश इट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बट हाँ, और ये भी सही है सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, देयर इज अ प्रॉब्लम वी हैव विद द सीसीपी, कोई डिनाई नहीं करता। चाइना इज एन एडवर्सरी, कोई डिनाई नहीं करता। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर नो वन कैन डिनाई, बट चाइना इज एट द सेम टाइम a country with a civilization, 5-6 हजार साल का civilization है, और civilizational connect between India and China वो हजारों साल से है, which is there। मैं अभी recently एक किताब देख रहा था, भारतीय विद्या भवन का, वो भवंस का एक किताब है, which actually traces the root of Sanskrit traveling to China, and उनके जो scriptures है, उनके जो literature है, the influence of Sanskrit in it, which is commendable। वो उस तरह के रिसर्च होता है, and the Chinese are involved in that research as well। मैंने कभी नहीं सोचा था कि होने वाला होता है, but there are these things which happened in the past और अभी भी हो रहा है। So yes, both countries do acknowledge की problems है। I think the best thing sir about these two countries is कि कोई ये नहीं बोल रहा कि सब solve हो गया, यार problems दोनों के हैं, but जो areas of status quo है उसको रखो, convergence में काम करो, divergence के ऊपर बात करो। So I think both sides showed maturity, but हाँ, इंडिया के ऊपर इसका मतलब प्रॉब्लम सर आने वाला है, and we have to be prepared। थोड़ा प्रॉब्लम तो सर पिछले एपिसोड में आप ही ने बोला और हम लोगों ने एग्री किया कि हरियाणा इलेक्शन ने बहुत कुछ बचा दिया, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आप देखेंगे व्हाट द वेस्ट जनरली डू, दे विल ट्राई टू हिट यू वेदर विद अ वॉर और अ सिविल वॉर, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप दूसरे देशों की बात करेंगे, जो ब्रिक्स के दूसरे नेशन है, वो देख रहा है हाउ दीज कंट्रीज इवॉल्व आफ्टर टेकिंग दिस पोस्चरिंग। अगर वो उसको लगे कि दीज कंट्रीज कैन विथस्टैंड द वेस्टर्न प्रेशर एंड कैन मेक ब्रिक्स सक्सेसफुल, तब तो मतलब देयर विल बी अ स्टैम्पीड फॉर कंट्रीज टू जॉइन ब्रिक्स, तो होने वाला है। बट नेक्स्ट 1 or 2 years यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी डाउट है ना, जैसे सऊदी अरेबिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हाँ और अर्जेंटीना ऑप्टेड आउट। तो ये हुआ है ना, अर्जेंटीना के ऊपर प्रेशर कहाँ से आया जी, प्रेशर है उनके ऊपर, प्रेशर है, नो डाउट प्रेशर है उनके ऊपर, एब्सोल्युटली। अब मैं देख रहा हूँ कि जो मोदी जी का जो ट्वीट आया आफ्टर दी बायलैटरल, तो वो कह रहे हैं कि जो इसकी लास्ट लाइन है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, सेज म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी विल गाइड बायलैटरल रिलेशंस। तो ये मैसेजिंग तो है, कंक्लूजन है, क्या है, बट इट इज वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑफ आवर गार्ड। वो एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा सर, डीमोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है, डी इंडक्शन नहीं हो रहा है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वैसा ही करेगा। और जो रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं कि टिकटॉक के ऊपर बैन हट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है वो रहेगा। बट इट्स जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड। सो आपके एडवर्सरी के साथ ही तो सर आप थोड़ा यू विल टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड टू ट्राई टू सॉल्व इश्यूज। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, बट हमारा प्रॉब्लम चाइना के साथ तो सर ये है कि वी नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। द प्रॉब्लम इज विद द वेस्ट, वी डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, वी डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। that's where the concern is। हालांकि you know US can look at it both ways, that it's an asset that India can actually be used as a leverage। देखते हैं क्या होता है, but I'm sure some actions will be taken by the West। वो ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अब बाकी अमेरिकन पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। अभी जो हाँ, मैं देख रहा था, आप डेफिनेटली। ट्रम्प की रेटिंग जो है, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे पार्टिजन्स हैं, लेकिन एक ये रास्मुसन रिपोर्ट जो है, दिस इज कंसिडर्ड न्यूट्रल, तो वो ट्रम्प को 51% पे बता रहा है अप्रूवल रेटिंग। नहीं, ट्रम्प इज ऑल्सो वन फैक्टर जिसके वजह से चाइना ने ये किया है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रम्प अगर ये इलेक्शन जीत जाता है, ट्रम्प विल गो ऑल आउट अगेंस्ट चाइना। मिलिटरीली नहीं जा सकता है शायद, बिकॉज ट्रम्प इज नॉट नेसेसरीली वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, बट वो तारीफ तो इतना लगा देगा कि चाइना के लिए प्रॉब्लम होगा। वो बोलेगा भाई हम इंडिया अमेरिका में बनाओ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इन दैट सिचुएशन, और ट्रम्प जितना एंटी चाइना है, चाइना के लग रहा है कि यार मोदी जी का इतना रिश्ता अच्छा है, ठीक ठाक है ट्रम्प के साथ, तो इंडिया कैन एक्चुअली प्ले अ रोल। एंड सेकेंडली, देन दे वुड बी वेरी मोर एंथुजियास्टिक अबाउट द इंडियन मार्केट। हालांकि ऐसा नहीं कि एक्सेस मिलेगा, इंडिया का आत्मनिर्भर भारत वाला इशू चलता रहेगा जैसा है, और इंडिया भी थोड़ा जितना रिस्ट्रिक्शंस है वो रखेगा। बट आई थिंक दे आर लुकिंग एट प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ हेज against if Trump comes, who is totally anti China as far as trade is concerned। so ये भी एक कारण है। और हैरिस अगर आ जाता है तब तो छोड़ ही दीजिए, वो तो दूसरी इशू है कि क्या होगा दुनिया भर में। बट ये भी सर कहा जाता है, अगेन दिस इज अ थ्योरी, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आई कैन 100% से इट विद कन्विक्शन। ब्रिक्स समिट जैसे अभी खत्म हो गया, and election is on November 5। there are certain school of thoughts जो सोचता है कि इसी बीच अगर इजराइल को कुछ करना है तो अभी करेगा, क्योंकि it will help Trump to get more votes, क्योंकि Trump is all out pro Israel and anti Iran, जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्किज़ोफ्रेनिक अप्रोच है। दे आर नॉट प्रो इजराइल, दे आर नॉट एंटी इजराइल, वो उसका पता नहीं क्या है एक्चुअली। अभी तो लीक कर दिया प्लान इजराइल का। हाँ वही है, लुक एट, थिंक अबाउट इट। वो आज भी ब्लिंकन गया है, कुछ कर नहीं पाएगा, बट आई थिंक दे विल डू समथिंग। अगर उनको करना है, कंप्लीट अगर उनको करना है तो नवंबर 5 के पहले करेगा। और अगर ब्रिक्स समिट के टाइम करता तो फिर इट वुड हैव बीन अ एम्बैरेसमेंट फॉर एटलीस्ट फॉर इंडिया, सो दे वुड नॉट गो फॉर दैट। लेकिन आज से लेके नवंबर 4 तक इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम, और इसी वजह से ईरान ने ब्रिक्स में भी बोला कि इसको लड़ाई को रोक दो, इस लड़ाई को रोक दो। उनके जो हेड ऑफ स्टेट गया है, ही एक्चुअली मेंशन कि इस लड़ाई को रोकने में ब्रिक्स एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दे आर आल्सो एंटिसिपेटिंग कि कुछ होने वाला है। So that has an impact on lot of things। जियोपॉलिटिकली तो इसका इम्पैक्ट इतना होगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा। So keeping that in mind also, because of the geopolitical situation, Americans are known for goofing up a lot of things। जैसे they are goofing up Bangladesh big time। नहीं वो तो सर मतलब कहा जाता है अमेरिका नेवर विंस अ वॉर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे नेवर वॉन अ वॉर, दे जस्ट इलोंगेट द वॉर एंड इट हेल्प्स द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। लड़ाई करवाते रहो, डोंट सॉल्व इश्यूज। गल्फ वॉर के बाद सद्दाम हुसैन को जिंदा रखा ताकि गल्फ वॉर 2 हो सके। ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस 1996 में उसको सॉल्व नहीं किया, उसको बरकरार रखो ताकि फेस ऑफ होते रहे, वेपन सिस्टम्स बेचा जा सके। सेम विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो भर भर के रख के गया है, भाई तुम इसको कश्मीर में इस्तेमाल करो जब हम गए। वो तो आर्मर पियर्सिंग स्टील बुलेट्स जो अभी इस्तेमाल हो रहा है,
JNK में जो टेररिस्ट यूज कर रहा है, दैट इज द सेम बुलेट, आर्मर पियर्सिंग स्टील बुलेट्स ऑफ M4 असॉल्ट राइफल जो अमेरिका ने छोड़ के गया है अफगानिस्तान। सो दे goof up, but at the same time ये कहा भी जाता है they actually keep the chaos continuing। बांग्लादेश में वो चाहता ही है कि chaos हो, बांग्लादेश स्टेबल हो जाए, एंटरप्राइजिंग हो जाए, एस्पिरेशनल हो जाए, वो चाहते ही नहीं। दे क्रिएट अ chaos, create a problem for others as well। तो इंडिया लेकिन के वो लिए कभी सबसे कभी बड़ा केओस जो है, केओस आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है ना ये। हमेशा जाता है सर, हमेशा हमेशा हमेशा, ईरान नॉट में क्या कभी हुआ कभी। था, याद कीजिए 1979, इफ यू रिमेम्बर ईरान, तो आई थिंक वहां भी एक कैलिब्रेटेड केओस ही कर रहे थे, लेकिन इट वेंट आउट ऑफ हैंड, और उसके बाद परमानेंट एक नासूर खड़ा हो गया वहां पे। इराक में देखिए, इराक में क्या किया, इराक वॉज मच बेटर देन अफगानिस्तान ना। क्या बना के रखा है, अभी तो इराक वाले बोल रहे हैं कि निकल लो यहां से, निकल लो। हम हाँ हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे, 2 साल दे दो, अभी भी बोल रहे हैं 2 साल दे दो। तो उनके, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दे वांट। मतलब दे आर सो मच ड्रिवन बाय द कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कि दे कांट थिंक विदाउट अ कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो टेम्पलेट है, ये यूएन में भी घुस गया है। यूएन का सर आज तक कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं हो, पहले गिनने बैठ जाता है, अच्छा वहां पे कुछ हो रहा है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कितने फौज भेजना है, सबको अच्छा अच्छा मोटा पैसा मिलता है और कुछ नहीं होता। यूएन का तो पीस कीपिंग फोर्स बेसिकली, सर मैंने एक दिन पूछा था किसी से हु वाज इन यूएन कि हाउ डू यू क्रिएट पीस वेयर यू गो, बोले नहीं नहीं नहीं, वी डोंट गो टू क्रिएट पीस, वी ओनली मेंटेन पीस इफ इट इज देयर। हमारा काम पीस क्रिएट करना नहीं है। अभी भी लेबनान में जो इजराइल मार रहा है, सबसे पहले भागा तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है। वो किसी तरफ नहीं होता, वो अपने लिए होता है वहां। तो यूएन का कोई पूछता ही नहीं है। सो एंड दिस इज बेसिकली अ वेस्टर्न टेम्पलेट कि भाई कुछ मत करो। और उसीलिए आप देखेंगे उनके जो सेक्रेटरी जनरल होता है, वो चूज किया जाता है ऐसे देशों के जिसका कोई लेवरेज ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं किसी देश को छोटा नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे है कि किसका उसका वो क्या, वो अभी जो है वो क्या बोलेगा, उसका तनख्वाह बंद हो जाएगा सर। सो फ्रैंकली ब्रिक्स इज कमिंग अप एज एन ऑल्टरनेट टू थिंग्स दैट यूएन कुड नॉट डू एंड यूएन विल नेवर बी एबल टू डू। बट ब्रिक्स को भी ये फैंटेसी वर्ल्ड से उठ के ऊपर आना है। कोर्टशिप बहुत हो गया, हनीमून के पहले शादी करना जरूरी होता है। तो सेक्रेटेरिएट तो बनाओ, सेक्रेटेरिएट ही नहीं है। एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का है, वो ठीक ठाक शंघाई बेस्ड है, इट इज एटलीस्ट an alternate to multilateral financial institutions like IMF, but without a proper secretariat आप क्या करोगे? दैट इज वेयर आई थिंक वहां पे मिडिल पाथ नहीं हो सकता कि नहीं नहीं चलो थोड़ा चमका दिया वेस्ट को, अब सेक्रेटेरिएट नहीं करते, नहीं तो ये ओपन ऑल आउट हो जाएगा अगेंस्ट देम। ऐसा नहीं होगा, कैन नॉट बी गो ऑन लाइक दैट। सो दे नीड टू सीरियसली थिंक कि अगर ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, यू नो इंडो चाइना रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो इंप्रूवमेंट आया है, या these countries have shown that this is actually Asia's century and we can solve issues without western interference, तो इसको institutionalize तो करो, सेक्रेटेरिएट तो बनाओ, एक नहीं तो 2 बनाओ। समथिंग हैज टू बी डन, वी हैव टू वेट एंड वॉच अगर वो करते हैं कि नहीं करते। तो फिर बाकी और जो ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें अगर ये चाइना वाला ये जो हो गया, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। नहीं, पाकिस्तान को तो भर के पैसा देगा अब कि इंडिया का अगर वो ईस्टर्न साइड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो किसी को तो आपको खड़ा करना पड़ेगा ना, जो जो इंडिया को उंगली करे। पाकिस्तान को सर आप देखेंगे, एक तो पाकिस्तान बैठा है कि इजराइल और ईरान में कुछ शुरू हो तो पाकिस्तान बेस बनेगा अमेरिका का, वो तो उसके लिए वो अच्छा खासा पैसा खींचेगा। एंड आई एम श्योर ये होने वाला है, एंड पाकिस्तानीज आर आल्सो वेटिंग फॉर दिस कि कहीं से कुछ तो पैसा आए। ये इधर चिल्लाता रहेगा कि इजराइल के खिलाफ हम है ईरान के साथ, लेकिन आप देखेंगे दे विल एक्टिवेट या तो ओपन या कोवर्ट बेसिस ऑफ यूएस इफ द वॉर स्टार्ट्स देयर, क्योंकि यूएस के लिए भी ऑप्शन नहीं है, बाकी और कहां से करेगा। नन ऑफ द अरब स्टेट्स विल बी वेरी विलिंग टू ओपन अप देयर एयर स्पेस टू अमेरिकन फाइटर प्लेन्स, कुछ ना कुछ तो वो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि यू नो टेरर अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान कीप ऑन इंक्रीजिंग, वैसे इंक्रीज हो रहा है। So India has to create a deterrent। तो बालाकोट जैसे अगर
आप फिर से नहीं करोगे तो डेटरेंट क्रिएट नहीं होगा। आई थिंक द वेस्ट राइट नाउ इज वेरी जिटरी कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगर ये ब्रिक्स सक्सेसफुल हो गया सर, तो मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप आल्सो विल स्टार्ट लुकिंग ईस्टवर्ड। उनके लिए दे आर आल्सो वेटिंग, इट्स अ वेट ऑन वॉच फॉर मेनी कंट्रीज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर आप देखेंगे what was done with Iraq, what was done with Libya and what was done with many other countries. तो इंडिया के साथ वो वैसा वैसा तो नहीं कर पाएगा जैसा इराक के साथ किया, लेकिन जख्मी तो करने का कोशिश बरकरार है, वो करेगा। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज नॉट एंटी यूएस। ये यूएस को कौन समझाए? हमारे अभी भी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर कल को कोई डिफेंस वेपन सिस्टम मैंने जैसे कहा लेना है तो वी विल कोलैबोरेट विद द अमेरिकन ओनली, नॉट विद द चाइनीज। हमारे इतने सारे, और अमेरिका का साथ जो कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लास्ट 30 इयर्स अनप्रेसिडेंटेड है। बट यूएस का ये जो एक फिक्सेशन है, दैट हैज टू बी इवॉल्व्ड। टुडे आई थिंक द अमेरिकन शुड हैव बीन वेरी हैप्पी दैट समथिंग गुड हैज हैपेंड, बट दे आर नॉट हैप्पी। आई डोंट थिंक दे आर वेरी हैप्पी। आप देखेंगे राइट नाउ देयर इज अ म्यूटेड रिस्पांस, देयर इज नो रिस्पांस एक्चुअली फ्रॉम द अमेरिकans ऑन दिस डेवलपमेंट। there's no positive response, nothing. It's a complete radio silence that west is maintaining on this issue। एक तो है कि इंडियो चाइना वाला इशू या फिर ब्रिक्स वाला, so that silence is not good। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाए, इसका मतलब ये है कि we have to be a little cautious। अगर हम और इससे उभर के आ जाएंगे तो they will co-opt हमारा with us again। 0.5 फ्रंट तो उनके लिए हमेशा तैयार ही है। हाँ तो वही तो सिविल वॉर वाला सिचुएशन तो वही है सर। वो नवंबर के अंत से वॉकअप के ऊपर अगर राइट वाइट भी शुरू हो जाए, वी शुड नॉट बी सरप्राइज। उसके ऊपर भी उनके एम्बेसडर कोई स्टेटमेंट दे देगा जैसे सीए के ऊपर दिया था। so that's why I am saying कि this is the last frontier। लेकिन जो पहले जो था, अब मेरे को ये लगता है कि जो व्हाट हैपेंड इन 2020 या 2019 के एंड से जो शुरू हुआ, उस वक्त इंडिया का एंगेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव था यूएस से। तो इंडिया ने यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स पे कमेंट करने से काफ़ी बचा था उस टाइम पे। और वो जो यूएन के डबल स्टैंडर्ड्स पे, यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स पे, यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स पे जो कमेंट्री है, वो यूक्रेन वाले आपके जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद शुरू हुई। लेकिन अब तो इंडिया ने पोजीशन क्लियरली ले रखी है डबल स्टैंडर्ड पे। तो मुझे आप लगता है एकदम, कि हाँ। इंडिया जो है वो पूरी तरह से इस बार अगर इस तरह का होगा तो क्रश करने के लिए जाएगा इस तरह के जो मुझे नहीं, यू आर राइट, इंसिडेंट होंगे। क्रश तो करेगा। इंडिया विल बी ऑन द ऑफेंसिव इंटरनली एंड एक्सटर्नली। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि उस तरफ से कोशिश होगा, हो सकता है, कोशिश तो होगा। ट्रम्प आ जाएगा तो भी ट्रम्प से सर यही एक इशू है कि ट्रम्प अगर आ जाए थिंग्स विल बी मच बेटर, बट आई थिंग्स डोंट विल थिंक बी ऑल द मच बेटर फॉर एजेंसीज। द होल वर्ल्ड, आई थिंक। हाँ, बट आई डोंट थिंक ऑल एजेंसीज ऑफ यूएस लिसन विल आर अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। दूसरी चीज है जो मैंने आपके पिछले नहीं, देखिए कार्यक्रम में भी अब कहा था। यूक्रेन वाला जो वॉर है वो तो खत्म होगा। नहीं, खत्म नहीं होगा सर। वो ट्रम्प फंडिंग करना बंद कर देगा, रशिया थोड़ी बंद करेगा फंडिंग करना। रशिया तो लड़ाई करेगा, उसका तो नहीं हिसाब नहीं, चुकता बंद करना हो है जाएगा यूक्रेन के। मतलब यूक्रेन का क्या, यूक्रेन हैज टू सरेंडर आफ्टर दैट। यूक्रेन तो यूक्रेन खत्म है सर। यूक्रेन क्या है, ये वो 30 देश के साथ रशिया खुद लड़ रहा है। अब तो वो नॉर्थ कोरिया से भी सोल्जर जा रहा है, 10,000 भेजा गया है। ईरान भेज रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन। तो इनके सबके ऊपर इतना सैंक्शंस लगा के रखे कि किसी को और फर्क ही नहीं पड़ता कि 10 और सैंक्शंस लगा दे, कोई सुनता ही नहीं है। अब तो वो वॉर बढ़ेगा। नॉर्थ कोरिया में सर अगर 10,000 सोल्जर भेजा है ना, कल को और 50,000 भेजने की सोचेगा तो वो भी भेज देगा। ये थोड़ी यूक्रेन के लिए भेज रहा है, ये तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। ये तो हिसाब चुकता करने के लिए नॉर्थ कोरिया भी बैठा है, क्योंकि आपने सबको ईविल बना के रखा है। आपने नॉर्थ कोरिया को ईविल बना दिया, ईरान को ईविल बना दिया। जैसे यही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रंप अगर आ जाए, उसके पहले 3 महीने में ऐसा माहौल कर देगा कि ट्रंप भी आएगा तो ट्रंप के लिए 100% रिवर्स करना सिचुएशन आसान नहीं होगा। Trump will have to go with the momentum, क्योंकि उनको भी he will be under compulsion also, and that is why the next 3 months is very scary after the election। after the election अगर ट्रंप जीतने की कगार पे है तब तो लड़ाई अमेरिका के अंदर ही हो सकता है, बाहर की बात तो दूर करेंगे, तो हम अंदर ही लड़ाई होगा। दिस इज द इलेक्शन वेयर देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ मैसिव वायलेंस विद इन यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट। वो अमेरिकन को भी पता है, और वैसे ही सबके पास बंदूकें है। तो सबके पास 20-20, 30-30 बंदूक सबके पास देके रखा है सेकंड अमेंडमेंट के तहत। तो उनमें तो वो लड़ाई करना कौन सी बड़ी चीज।
But so ये है, that is why so when the West is in internal turmoil, sir, they create external turmoil which is bigger. आप देखेंगे the इतिहास, the history of First World War and Second World War, it started with internal turmoil that had to be dealt with. So something else was created. So next 3-4 months is very crucial. So there is a wait and watch policy going on. But BRICS को embarrass करने के लिए next 4-5 days में अगर कुछ किया जाए मिडिल ईस्ट में, it's going to be difficult. आपने ईरान को भी ले लिया, उसमें बहुत सारे और सऊदी अरब भी है. They generally don't see eye to eye, so it's not going to be easy for BRICS either. BRICS के लिए भी रास्ता आसान नहीं है. It's not that BRICS में जो ज्वाइन कर लेगा वो पूरा एकदम सब ठीक ठाक हो गया, ऐसा नहीं है. तो सऊदी अरब का तो स्टेटस अभी ये है कि देयर इनविटेशन स्टिल स्टैंड्स, लेकिन अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया फॉर्मली. हाँ, so there is a wait and watch policy. ये भी इंटेलिजेंट है ना सर, उनको भी देखना है कि what is there for me in it, what is there for me in it. They don't, उनके लिए रशिया के लिए ईरान इज अ फार बिगर एंड अ स्ट्रॉन्गर ally than Saudis right now. और सऊदीज के और ईरान के, हालांकि इजराइल के इशू के ऊपर दे मे हैव सम काइंड ऑफ कन्वर्जेंस, थोड़ा सा, नॉट टू मच, बट इनके खुद के भी तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है. नॉट मच, क्योंकि Not इजराइल यमन को पीट रहा है, दैट सूट सऊदी अरेबिया. और उनका वॉर अभी तक यमन से चल ही रहा है. इट हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ. उसको मेरे ख्याल से 8 साल ये हो तो गए. लड़ाई तो एक्चुअली ये जितने सारे प्रॉक्सीज है, ये प्रॉक्सीज खास करके हाउदीज और थोड़ा टू सर्टेन एक्सटेंट हिजबुल्लाह, इनका तो लड़ाई सुन्नी अरब वर्ल्ड के साथ 2014-15 से चल रहा है. सो इसी वजह से सऊदी अरब इज विलिंग टू ज्वाइन ब्रिक्स, एट द सेम टाइम देख रहा है, वही वेट एंड वॉच पॉलिसी है. सब चाहते हैं कि कुछ नेक्स्ट स्टेप तो ले ब्रिक्स, उसके बाद सोचा जाएगा. अगर ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म बनाता है, अगर सेक्रेटेरिएट तैयार करता है, तब जाके मेंबरशिप के बारे में सोचेंगे. अब तो एक मीटिंग है ना, साल में एक मीटिंग होता है, और क्या होता है, बाकी कुछ फोरम वोरम है, वही है. सो दैट्स व्हाई अगर ब्रिक्स सीरियस है तो दे हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. सबके लिए वेट एंड वॉच है. और मैं सर ये भी कह रहा हूँ कि नेटो के बहुत देश के लिए भी वेट एंड वॉच है. ये तो मैं नेटो भी छोड़ सकता है. अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि रशिया दूसरे देशों में जाएगा, यूक्रेन छोड़ के, यूक्रेन को क्रॉस करके, they might find it as a good bet to join BRICS and avoid the war with Russia. So it's not easy situation. ऐसा नहीं है कि वेस्ट के लिए सिचुएशन कंफर्टेबल है. उनको भी पता है कि मोमेंटम इज नाउ राइट मोस्टली विद द एशियन कंट्रीज, क्योंकि आपने सैंक्शंस इतना लगा दिया रशिया के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने इतना सैंक्शंस लगा दिया चाइना के ऊपर, उसको ऊपर इम्पैक्ट तो आ रहा है. देखिए, बड़ा शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है. रशिया जो है वो आई थिंक पूरे के पूरा जो डॉलर ट्रैप है उससे निकल गया. आपने उसके लिए तो काम आसान कर दिया ना. रशिया इज नाउ आउट ऑफ दैट ट्रैप. यू डिड द वर्स्ट. आपने उनका $400 बिलियन जो है वो फ्रीज कर दिए. तो उसके बाद पूरी दुनिया अचेत हो गई. पूरी दुनिया अच्छा, जो है वो अलर्ट हो गई. एक और पूरी इंटरेस्टिंग दुनिया ने ऑब्जर्वेशन में कोशिश शुरू आपको, कर दी कि भाई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालो भैया, ये तो कभी भी किसी का भी फ्रीज कर सकते हैं. अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन का जो प्राइस ऑफ गोल्ड है, दैट इज ऑन द राइज, वैसे ही राइज कर रहा है. सो नेशनल करेंसीज बीइंग पेग्ड अगेंस्ट द गोल्ड, ये संभावना बहुत ज्यादा है. इवेंचुअली ब्रिक्स वही चाहेगा कि ब्रिक्स के बारे में ये जो बोला जाता है कि डू यू वांट कि डॉलर की जगह वुआन आ जाए, नहीं होगा. वो ब्रिक्स भी नहीं करेगा. ब्रिक्स इज प्रोमोटिंग ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसीज. वो एक पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट एक्सचेंज मैकेनिज्म करेगा जहां पे लोकल करेंसी के साथ आप डील करोगे, एंड बायलैटरली दिट विल बी डिसाइडेड कि कौन से करेंसी डिसाइड होगा. जैसे इंडिया और रशिया विल डिसाइड ऑन रूपी रूबल, इंडिया विल डिसाइड सम अदर करेंसी विद चाइना. सो ये जो है, इसके लिए वेट एंड वॉच है. बहुत देशों का वेट एंड वॉच है, देखना चाहते कि होता क्या है. तो इट्स दिखता नहीं है सर, बट देयर इज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी राइट नाउ. इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में भी वोलेटिलिटी है, हेज मार्केट में तो, हेजिंग वाले एरिया में तो इतने सारे हैं कि पता नहीं. बट ये सर फ्रैंकली स्पीकिंग, चाइना के साथ ये जो हुआ है, खास करके जब जयशंकर जी ने कहा था कि 75% इज डन, मतलब ये नहीं कि 75% सारे प्रॉब्लम्स का, बट वो जो अप्रैल 2020 वाले सिचुएशन का, डेप्संग और डेमचोक में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसी लेके अभी एग्रीमेंट है. ये अनएक्सपेक्टेड है फॉर मेनी, फॉर वेस्ट के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है. उनके लिए तो ये था कि दोनों लड़ जाए, फिर बोथ विल बी कट डाउन टू साइज और मोनोपोली ऑफ द वेस्ट विल कंटिन्यू. ये हुआ नहीं ना, प्रॉब्लम यहीं पे. उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि ये तो कुछ और हो गया.
चलिए, उनको भी मज़े लेने दीजिए। उनकी जो हरकतें हैं, उसका मज़ा तो उनको भी चखना चाहिए ना। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। पथिकृत जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। पथिकृत जी से आप मिल सकते हैं कल यहाँ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में। बहुत-बहुत धन्यवाद पथिकृत जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।